चलिए अहम सवाल रेल बजट को लेकर और इस पर चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन करा देता हूं, मेरे साथ मेहमान कौन कौन होंगे। सुधांशु त्रिवेदी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। मीम अफजल साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे। हमारे साथ के श्रीवास्तव जी एक्स मेंबर रेलवे बोर्ड के जुड़ चुके हैं और असित कुमार चतुर्वेदी हमारे साथ हैं एक्स एडिशनल मेंबर रेलवे बोर्ड के। साथ ही यहां स्टूडियो में मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एनके सिंह साहब, अभी मैं रेल बजट पेश होने के बाद से लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉलो कर रहा हूं। एक सवाल बड़ा मजेदार पूछा जा रहा है, सुना है आज रेल बजट पेश हुआ है। जी हाँ, वो कमेंट बहुत ही सारगर्भित है। कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि रेलवे बजट आया है। जो परंपरागत चीजें थी उसे तो आपने दरकिनार कर ही दिया। एक हम ये मान सकते हैं कि चौथा व्हाइट पेपर लाए, 5 मिनट पहले आप व्हाइट पेपर देते हैं, न कोई इसको पढ़ पाएगा न समझ पाएगा, तो डिस्कशन क्या होगा। दूसरा ये है, ये रेलवे व्हाइट पेपर आप एक दिन पहले लाते तो समझ में आता है, जैसे कि आप इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले देते हैं ताकि एनालाइज किया जा सके। इस पूरे बजट को देखिए तो एक चीज होती है कि एक्सोडस ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल इंडिया टू अर्बन कंसंट्रेशंस। ये बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जॉब खोजने के लिए लोग आते हैं, तो हमेशा नई ट्रेन्स आप इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जो फ्लाइट ऑफ पॉपुलेशन है, जो आता है, काम करता है, घर जाता है, इसीलिए हमेशा कुछ नई ट्रेनें देते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका डिकेडल अगर आप देखें तो 25% है, एवरेज देखेंगे तो 1.9% इस कंट्री का एवरेज ग्रोथ रेट है। उतनी पॉपुलेशन आपको हमेशा बढ़ जाती है, तो ट्रेन में उनको कैरी करने के लिए लिहाजा आपको देना था कुछ नई ट्रेनें, आपने वो परंपरा खत्म कर दी। 9 महीने से आप क्या कर रहे थे जब ये असेसमेंट नहीं कर पाए कि आपको किस इलाके में ट्रेनें बढ़ानी है, कहां से डिमांड ज्यादा आ रही है। पॉलिटिकल होता था वो तो मैं मान सकता हूं कि कोई नेता आया उसने अपने लिए ट्रेन ले लिया, लेकिन ये तो रिक्वायरमेंट बेस्ड है। फिर रोलिंग स्टॉक एफिशिएंसी बढ़ाना, आप देखें कि कहीं नहीं ये लग रहा है कि रोलिंग स्टॉक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोई सार्थक प्रयास हो रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि 90% आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है। चलिए हम बाकी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरे 1 घंटे ये चर्चा होनी है। एनके सिंह साहब, कुल मिलाकर आपने ये माना कि लग नहीं रहा है कि रेल बजट पेश हुआ है या रेल बजट में कोई नई बात पेश हुई है। के श्रीवास्तव जी लंबे समय तक रेलवे बोर्ड में रहे हैं। के श्रीवास्तव जी, आपको लगा आज रेल बजट पेश हुआ है? के श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा ख्याल से कोई दिक्कत है, उनको फोन या तो कनेक्ट नहीं है या कुछ तकनीकी खामी है। असित चतुर्वेदी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। मैं ये सवाल आप ही से पूछना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा लगा कि एनके सिंह साहब को लगा आज बजट जैसा कुछ पेश नहीं हुआ, रेल बजट में कुछ नया नहीं था, क्या आप भी ये मानते हैं? जी, मैं उनसे सहमत हूं। ये काफी निराशाजनक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि किन्हीं कारणों से मंत्री जी ने बहुत कुछ नहीं कहा है जो उनको बजट में कहना चाहिए था। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उनका भी सिर्फ 5 महीना हुआ है। समस्याएं तो वे समझ गए हैं, पर समाधान अभी पूरी तरह से शायद नहीं समझ पाए हैं, और इसके लिए मेरे ख्याल से उनको थोड़ा और समय चाहिए होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि रेलवे की जो कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, ट्रेन को सही तरह से चलाना, समय पर चलाना, साफ सुथरा रखना, उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, और उसमें अगर कोताही होती है तो प्रशासनिक ढील से होती है, पैसे की कमी वैसे नहीं होती है। ठीक है। असित चतुर्वेदी जी, मैं लौटूंगा आपके पास और के श्रीवास्तव के पास भी हम जाएंगे। मीम अफजल साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाइव जुड़ने में उन्हें कुछ समय है। मीम अफजल साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? मैं ये कहूंगा कि जैसा कि अभी यहाँ कहा भी गया कि कोई नई चीज नहीं है इस बजट में। पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई नई ट्रेन अनाउंस नहीं हुई, कोई नया प्रोग्राम अनाउंस नहीं हुआ। कोशिश सरकार ये कर रही है कि जैसे कोई बीमार है तो उसको हम पहले तंदुरुस्त करेंगे, उसके बाद उसको कुछ खिला पिला करके और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं पार्लियामेंट में मौजूद था तो काफी लोगों से बात हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बात बड़ी सही है, कि रेलवे मिनिस्टर साहब को कई लोगों ने जाके मुबारकबाद दी और कहा तकरीर बहुत अच्छी थी, यानी आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। कई लोगों ने ये कहा कि किसी सेमिनार में पेपर पढ़ रहे थे
या पार्लियामेंट में बजट पेश कर रहे थे। मुझे लगता है इसके अंदर जहां तक मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ मटेरियल नहीं है। एक उन्होंने अपना विजन देने की कोशिश की है, ये नहीं बताया। आपने अभी कमेंट्री में कहा कि 8,56,000 करोड़ रुपया आएगा कहां से, तो उसके लिए बड़ी बड़ी बात करना, उससे पेट नहीं भरेगा, ना रेलवे का ना आम लोगों का। आम लोगों को सुविधा, लेकिन एक बात पर शायद ज्यादा तवज्जो किसी ने नहीं दी कि इसके बावजूद कि डीजल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ और 50% रेट गिर गए, लेकिन सरकार ने अभी तक रेल बजट के किराया तो मीम अफजल साहब इसलिए नहीं बढ़ाया गया ना क्योंकि पेट्रोल डीजल सस्ता था। ये कहा गया कि किराया बढ़ाना पड़ जाता अगर ऐसी स्थिति नहीं आती तो। देखिए, अगर सस्ता हुआ है तो किराया सस्ता होना चाहिए था ना। पिछली बार 16% आपको पता होगा कि बढ़ाया गया था। नहीं तो वित्तीय घाटा भी तो पूरा करना है, यही क्या कम है कि किराया बढ़ा नहीं मीम अफजल साहब जी? वित्तीय घाटा भी तो पूरा करना है प्रभु जी को। अब ये क्या कम है कि उन्होंने किराया बढ़ाया नहीं? नहीं, ये तो आपको पता है कि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि किराया नहीं बढ़ाया गया, लेकिन किराया तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन आपने भाड़ा तो बढ़ा दिया है ना। नहीं मीम अफजल साहब, आपकी तरफ से, अनुराग से हम दूसरा सवाल आपकी तरफ से कर लेते हैं। अगर भाड़ा नहीं बढ़ना था, अगर तो माल ढुलाई भाड़ा क्यों बढ़ाया, वो भी गेहूं पे, मतलब अनाज पे, सीमेंट पे, खाद पे बढ़ाया आपने, जो किसानों को हमला करेगा। करने जा रहा था तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपने बढ़ाया, फ्रेट क्यों बढ़ाया? अगर यही लॉजिक था तो फ्रेट और वो भी खाद पे बढ़ा रहे हैं आप। यूरिया खाद महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से वैसे भी शॉर्टेज है यूरिया खाद की, और बेसल ड्रेसिंग इस समय टॉप ड्रेसिंग चल रहा है, सेकंड टॉप ड्रेसिंग है। ऐसे में यूरिया ब्लैक हो रहा है, शॉर्टेज है, उसमें यूरिया का अगर माल ढुलाई बढ़ा देंगे। मेरे ख्याल से ये सवाल सुधांशु त्रिवेदी जब जुड़ेंगे उनसे पूछना चाहता हूँ। एनके सिंह साहब ने बड़ी सही बात कही। मैं यही कहने जा रहा था कि ये रेल बजट भी ये साबित करता है कि सरकार किसान विरोधी है और ये किसानों के हित को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। नहीं, लेकिन एनके सिंह साहब, अनंत कुमार ने साफ कहा है कि भाड़ा बढ़ने के बावजूद भी यूरिया का दाम नहीं बढ़ेगा, तो ये क्या एक संतोषजनक नोट माना जा सकता है? नहीं, तो अब किस बजट में ये प्रोविजन होगा कि ये जो टैरिफ, ये जो आपका फ्रेट बढ़ा है, वो कंपेंसेट किस बजट से होगा? इस बजट में तो नहीं हो रहा है, इसका प्रोविजन इसमें नहीं है, आपने इसको बढ़ा दिया है। तो अगर ये किसान का नहीं पिंच करेगा उसके पॉकेट को, तो वो प्रोविजन कहां है जिसमें इसको सब्सिडाइज किया जाएगा, रिप्लेनिश किया जाएगा? तो ये नहीं है। फिर आपने कभी सुना है, हम तो दोनों रेलवे एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे, मैंने 20 साल रेलवे किया है, कवर किया है, और मुझे याद नहीं आता है कोई 5 साला बजट होता हो। बजट एक साइंटिफाइड, बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस है, जिसमें 1 साल का आप बजट देते हैं, 5 साल का नहीं देते, वो प्लानिंग कमीशन देता है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 5 साल का कौन सा बजट है जो अब आप दे रहे हैं। 5 साल का कौन सा बजट है जो आप दे रहे हैं? असित चतुर्वेदी जी, कौन सी सबसे बड़ी उम्मीद आपकी टूटी है इस बजट से? जी देखिए, ये रेलवे में 13 लाख कर्मचारी और 10,000 से ऊपर अफसर है। इसकी जो आपकी आवाज आपको शायद वापस मिल रही है, मैं ये दिक्कत दूर कराता हूं, आप बोलिए। 25-30 साल से बदले नहीं गए हैं। जी आप बोलिए। तो अगर इनको अपने बिजनेस मॉडल्स बदलने होंगे, अपने बिजनेस मॉडल्स बदलेंगे, तभी रेलवे को ज्यादा बिजनेस मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। वो कहीं देखने, वो प्रक्रिया का कोई मंत्री जी जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। जी चलिए, के श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के श्रीवास्तव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा इस बजट के बाद। आपको कैसा लगा ये बजट? इस रेल बजट से जो आपने उम्मीदें की थी, वो आपको लगा कि सुरेश प्रभु पूरी कर पाए? ये बजट हमको सुन के लगा, समझ नहीं आया कि बजट में हुआ क्या। वादे बहुत से किए गए, नए नए आइडियाज दिए गए, लेकिन इनके लिए साधन कहां से आएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसका कोई प्लान नहीं है। टारगेट्स दिए गए हैं, अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, कुछ अच्छी चीजें की गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महिलाओं के लिए सीसीटीवी लगा रहे हैं, अच्छा कदम है। सफाई के लिए रेलवे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सफाई का अलग कोई डिपार्टमेंट नहीं था, और कई कई जगह, कहीं में कमर्शियल में, कहीं मैकेनिकल से, कहीं मेडिकल से सफाई करवाई जा रही थी। उसका अलग डिपार्टमेंट बनाने की बात की गई है, बहुत अच्छा कदम है। इससे सफाई पे फोकस आएगा और काम ठीक होगा।
एनके सिंह साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान भी लिया जाए कि चलिए आप स्टेशनों का नाम बदलेंगे, कंपनियों का नाम उनके साथ जुड़ जाएगा और वो कंपनी आपको पैसा देंगी, तब भी क्या आप इतनी रकम जुटा पाएंगे जितना आपने एक पैरामीटर सेट किया है? नहीं, देखिए एक चीज है कि आपने 2-3 एक्सरसाइज किया है, जेवी में आए हैं, ज्वाइंट वेंचर करेंगे, आप स्टेट गवर्नमेंट से कोई टाई अप करेंगे, जिसे उनसे चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो लोकल लेवल पे अपना करें। आप नगर पालिकाओं से, सिविक बॉडीज जो हैं, वहां की अर्बन सिविक बॉडीज जो हैं, उनसे भी टाई अप करेंगे कि चलिए, अहम सवाल रेल बजट को लेकर और इस पर चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन करा देता हूं, मेरे साथ मेहमान कौन कौन होंगे। सुधांशु त्रिवेदी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। मीम अफजल साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे। हमारे साथ के श्रीवास्तव जी, एक्स मेंबर रेलवे बोर्ड के, जुड़ चुके हैं। और असित कुमार चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, एक्स एडिशनल मेंबर रेलवे बोर्ड के। साथ ही यहां स्टूडियो में मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एनके सिंह साहब, अभी मैं रेल बजट पेश होने के बाद से लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉलो कर रहा हूं। एक सवाल बड़ा मजेदार पूछा जा रहा है, सुना है आज रेल बजट पेश हुआ है? जी हाँ, वो कमेंट बहुत ही सारगर्भित है। कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि रेलवे बजट आया है। जो परंपरागत चीजें थी उसे तो आपने दरकिनार कर ही दिया। एक हम ये मान सकते हैं कि चौथा व्हाइट पेपर लाए, 5 मिनट पहले आप व्हाइट पेपर देते हैं, न कोई इसको पढ़ पाएगा न समझ पाएगा, तो डिस्कशन क्या होगा। दूसरा ये है, ये रेलवे व्हाइट पेपर आप एक दिन पहले लाते तो समझ में आता है, जैसे कि आप इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले देते हैं ताकि एनालाइज किया जा सके। इस पूरे बजट को देखिए तो एक चीज होती है कि एक्सोडस ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल इंडिया टू अर्बन कंसंट्रेशंस। ये बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जॉब खोजने के लिए लोग आते हैं, तो हमेशा नई ट्रेन्स आप इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जो फ्लाइट ऑफ पॉपुलेशन है, जो आता है, काम करता है, घर जाता है, इसीलिए हमेशा कुछ नई ट्रेनें देते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका डिकेडल अगर आप देखें तो 25% है, एवरेज देखेंगे तो 1.9% इस कंट्री का एवरेज ग्रोथ रेट है। उतनी पॉपुलेशन आपको हमेशा बढ़ जाती है, तो ट्रेन में उनको कैरी करने के लिए लिहाजा आपको देना था कुछ नई ट्रेनें, आपने वो परंपरा खत्म कर दी। 9 महीने से आप क्या कर रहे थे जब ये असेसमेंट नहीं कर पाए कि आपको किस इलाके में ट्रेनें बढ़ानी है, कहां से डिमांड ज्यादा आ रही है। पॉलिटिकल होता था वो तो मैं मान सकता हूं कि कोई नेता आया, उसने अपने लिए ट्रेन ले लिया, लेकिन ये तो रिक्वायरमेंट बेस्ड है। फिर रोलिंग स्टॉक एफिशिएंसी बढ़ाना, आप देखें कि कहीं नहीं ये लग रहा है कि रोलिंग स्टॉक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोई सार्थक प्रयास हो रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि 90% आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है। चलिए, हम बाकी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरे 1 घंटे ये चर्चा होनी है। एनके सिंह साहब, कुल मिलाकर आपने ये माना कि लग नहीं रहा है कि रेल बजट पेश हुआ है या रेल बजट में कोई नई बात पेश हुई है। के श्रीवास्तव जी लंबे समय तक रेलवे बोर्ड में रहे हैं। के श्रीवास्तव जी, आपको लगा आज रेल बजट पेश हुआ है? के श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा ख्याल से कोई दिक्कत है, उनको फोन या तो कनेक्ट नहीं है या कुछ तकनीकी खामी है। असित चतुर्वेदी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। मैं ये सवाल आप ही से पूछना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा लगा कि एनके सिंह साहब को लगा आज बजट जैसा कुछ पेश नहीं हुआ, रेल बजट में कुछ नया नहीं था, क्या आप भी ये मानते हैं? जी, मैं उनसे सहमत हूं। ये काफी निराशाजनक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि किन्हीं कारणों से मंत्री जी ने बहुत कुछ नहीं कहा है जो उनको बजट में कहना चाहिए था। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उनका भी सिर्फ 5 महीना हुआ है। समस्याएं तो वे समझ गए हैं, पर समाधान अभी पूरी तरह से शायद नहीं समझ पाए हैं, और इसके लिए मेरे ख्याल से उनको थोड़ा और समय चाहिए होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि रेलवे की जो कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, ट्रेन को सही तरह से चलाना, समय पर चलाना, साफ सुथरा रखना, उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, और उसमें अगर कोताही होती है तो प्रशासनिक ढील से होती है, पैसे की कमी वैसे नहीं होती। ठीक है। असित चतुर्वेदी जी, मैं लौटूंगा आपके पास और के श्रीवास्तव के पास भी हम जाएंगे। मीम अफजल साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाइव जुड़ने में उन्हें कुछ समय है। मीम अफजल साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? मैं ये कहूंगा कि जैसा कि अभी यहाँ कहा भी गया कि कोई नई चीज नहीं है इस बजट में। पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई नई ट्रेन अनाउंस नहीं हुई, कोई नया प्रोग्राम अनाउंस नहीं हुआ,
कोशिश सरकार ये कर रही है कि जैसे कोई बीमार है तो उसको हम पहले तंदुरुस्त करेंगे, उसके बाद उसको कुछ खिला पिला करके और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं पार्लियामेंट में मौजूद था तो काफी लोगों से बात हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बात बड़ी सही है कि रेलवे मिनिस्टर साहब को कई लोगों ने जाके मुबारकबाद दी और कहा तकरीर बहुत अच्छी थी, यानी आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। कई लोगों ने ये कहा कि किसी सेमिनार में पेपर पढ़ रहे थे या पार्लियामेंट में बजट पेश कर रहे थे। मुझे लगता है इसके अंदर जहां तक मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट है लेकिन कुछ मटेरियल नहीं है। एक उन्होंने अपना विजन देने की कोशिश की है, ये नहीं बताया। आपने अभी कमेंट्री में कहा कि 8,56,000 करोड़ रुपया आएगा कहां से, तो उसके लिए बड़ी बड़ी बात करना, उससे पेट नहीं भरेगा ना रेलवे का ना आम लोगों का। आम लोगों को सुविधा, लेकिन एक बात पर शायद ज्यादा तवज्जो किसी ने नहीं दी कि इसके बावजूद के डीजल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ और 50% रेट गिर गए, लेकिन सरकार ने अभी तक रेल बजट के किराया तो मीम अफजल साहब इसलिए नहीं बढ़ाया गया ना क्योंकि पेट्रोल डीजल सस्ता था। ये कहा गया कि किराया बढ़ाना पड़ जाता अगर ऐसी स्थिति नहीं आती तो। देखिए, अगर सस्ता हुआ है तो किराया सस्ता होना चाहिए था ना। पिछली बार 16% आपको पता होगा कि बढ़ाया गया था। नहीं तो वित्तीय घाटा भी तो पूरा करना है, यही क्या कम है कि किराया बढ़ा नहीं मीम अफजल साहब जी? वित्तीय घाटा भी तो पूरा करना है प्रभु जी को। अब ये क्या कम है कि उन्होंने किराया बढ़ाया नहीं? नहीं, ये तो आपको पता है कि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि किराया नहीं बढ़ाया गया, लेकिन किराया तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन आपने भाड़ा तो बढ़ा दिया है ना। नहीं मीम अफजल साहब, आपकी तरफ से, अनुराग से हम दूसरा सवाल आपकी तरफ से कर लेते हैं। अगर भाड़ा नहीं बढ़ना था, अगर तो माल ढुलाई भाड़ा क्यों बढ़ाया, वो भी गेहूं पे, मतलब अनाज पे, सीमेंट पे, खाद पे बढ़ाया आपने, जो किसानों को हमला करेगा। करने जा रहा था तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपने बढ़ाया, फ्रेट क्यों बढ़ाया? अगर यही लॉजिक था तो फ्रेट और वो भी खाद पे बढ़ा रहे हैं आप। यूरिया खाद महंगी हो जाएगी जिसकी वजह से वैसे भी शॉर्टेज है यूरिया खाद की, और बेसल ड्रेसिंग इस समय टॉप ड्रेसिंग चल रहा है, सेकंड टॉप ड्रेसिंग है, ऐसे में यूरिया ब्लैक हो रहा है, शॉर्टेज है, उसमें यूरिया का अगर माल ढुलाई बढ़ा देंगे। मेरे ख्याल से ये सवाल सुधांशु त्रिवेदी जब जुड़ेंगे उनसे पूछा चाहता हूँ। एनके सिंह साहब ने बड़ी सही बात कही, मैं यही कहने जा रहा था कि ये रेल बजट भी ये साबित करता है कि सरकार किसान विरोधी है और ये किसानों के हित को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। नहीं, लेकिन एनके सिंह साहब, अनंत कुमार ने साफ कहा है कि भाड़ा बढ़ने के बावजूद भी यूरिया का दाम नहीं बढ़ेगा, तो ये क्या एक संतोषजनक नोट माना जा सकता है? तो अब किस बजट में ये प्रोविजन होगा कि ये जो टैरिफ, ये जो आपका फ्रेट बढ़ा है वो कंपेंसेट किस बजट से होगा? इस बजट में तो नहीं हो रहा है, इसका प्रोविजन इसमें नहीं है, आपने इसको बढ़ा दिया है। तो अगर ये किसान का नहीं पिंच करेगा उसके पॉकेट को, तो वो प्रोविजन कहां है जिसमें इसको सब्सिडाइज किया जाएगा, रिप्लेनिश किया जाएगा? तो एक तो ये नहीं है। फिर आपने कभी सुना है, हम तो दोनों रेलवे एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे, मैंने 20 साल रेलवे किया है, कवर किया है, और मुझे यहाँ तक याद नहीं आता है कोई 5 साला बजट होता हो। बजट एक साइंटिफाइड बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस है जिसमें 1 साल का आप बजट देते हैं, 5 साल का नहीं देते, वो प्लानिंग कमीशन देता है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 5 साल का कौन सा बजट है जो अब आप दे रहे हैं। 5 साल का कौन सा बजट है जो आप दे रहे हैं? असित चतुर्वेदी जी, कौन सी सबसे बड़ी उम्मीद आपकी टूटी है इस बजट से? जी देखिए, ये रेलवे में 13 लाख कर्मचारी और 10,000 से ऊपर अफसर है। इसकी जो आपकी आवाज आपको शायद वापस मिल रही है, मैं ये दिक्कत दूर कराता हूं, आप बोलिए। 25-30 साल से बदले नहीं गए हैं। जी आप बोलिए। तो अगर इनको अपने बिजनेस मॉडल्स बदलने होंगे, अपने बिजनेस मॉडल्स बदलेंगे तभी रेलवे को ज्यादा बिजनेस मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। वो कहीं देखने, वो प्रक्रिया का कोई मंत्री जी जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। जी चलिए, के श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के श्रीवास्तव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा इस बजट के बाद। आपको कैसा लगा ये बजट? इस रेल बजट से जो आपने उम्मीदें की थी वो आपको लगा कि सुरेश प्रभु पूरी कर पाए? ये बजट हमको सुन के लगा, समझ नहीं आया कि बजट में हुआ क्या। वादे बहुत से किए गए, नए नए आइडियाज दिए गए, लेकिन इनके लिए साधन कहां से आएगा
ये समझ में नहीं आ रहा है। कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसका कोई प्लान नहीं है। टारगेट्स दिए गए हैं, अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, कुछ अच्छी चीजें की गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महिलाओं के लिए सीसीटीवी लगा रहे हैं, अच्छा कदम है। सफाई के लिए रेलवे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सफाई का अलग कोई डिपार्टमेंट नहीं था और कई कई जगह, कहीं में कमर्शियल में, कहीं मैकेनिकल से, कहीं मेडिकल से सफाई करवाई जा रही थी। उसका अलग डिपार्टमेंट बनाने की बात की गई है, बहुत अच्छा कदम है। इससे सफाई पे फोकस आएगा और काम ठीक होगा। एनके सिंह साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान भी लिया जाए कि चलिए आप स्टेशनों का नाम बदलेंगे, कंपनियों का नाम उनके साथ जुड़ जाएगा और वो कंपनी आपको पैसा देंगी, तब भी क्या आप इतनी रकम जुटा पाएंगे जितना आपने एक पैरामीटर सेट किया है? नहीं, देखिए एक चीज है कि आपने 2-3 एक्सरसाइज किया है, जेवी में आए हैं, ज्वाइंट वेंचर करेंगे, आप स्टेट गवर्नमेंट से कोई टाई अप करेंगे, जिसे उनसे चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो लोकल लेवल पे अपना करें। आप नगर पालिकाओं से, सिविक बॉडीज जो हैं, वहां की अर्बन सिविक बॉडीज जो हैं, उनसे भी टाई अप करेंगे कि आप स्टेट गवर्नमेंट से कोई टाई अप करेंगे, जिसे उनसे चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो लोकल लेवल पे अपना करें। आप नगर पालिकाओं से, सिविक बॉडीज जो हैं, वहां की अर्बन सिविक बॉडीज जो हैं, उनसे भी टाई अप करेंगे कि सफाई के लिए वो कुछ जिम्मा लें। ये सब कर रहे हैं आप। कॉमर्शियली वायबल शायद आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रेलवे का काम सरकार इकबाल से चलता है, सरकार धंधा करने से नहीं चलता। यहाँ पे आप देखें कि पॉवर्टी स्ट्रिकन सोसाइटी है, जिसको कि नंबर ऑफ रेलवे ट्रेन ज्यादा चाहिए, उसको लेके सबसे बड़ा है कि एक्सोडस ऑफ पॉपुलेशन ग्रामीण भारत से। आप ताजुब करेंगे कि अर्बन इंडिया और ग्रामीण भारत में पर कैपिटा इनकम का जो डिफरेंस है वो 1:5 का है। अगर 1 पैसा उसकी आमदनी है ग्रामीण भारत की, तो 5 पैसा है शहरी भारत की। उसके लिए वो फ्लाइट होता है, वहां से लोग आते हैं यहाँ पे मजदूर काम करने। आप बिहार की ट्रेनें देख लीजिए, जानवर की तरह ठुसे रहते हैं, क्या वो पैसेंजर एमेनिटी में नहीं आता? तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ नई ट्रेनें देना बहुत जरूरी था। बाकी जो चीजें आपने की है कि आप कैमरा लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल 15 लाख कैमरे लगाने जा रहे हैं। आप रेलवे में कुछ कैमरे लगा के अगर आप चाहते हैं कि रेलवे की सुरक्षा हो जाए, जैसे कि आपने कहा कि साहब ये निर्भया, उससे हम मदद लेंगे, उसके लिए, सेफ्टी के लिए। आप सोचिए 1000 करोड़ का निर्भया बजट, उसमें से आप कितना ले लेंगे जिससे कि रेलवे सेफ्टी होगी? और उसमें आप कह रहे 26 टाइप ऑगमेंट करेंगे उसको, तो कहां से वो बजट आएगा? ये बात सही है कि रेलवे बजट अगर आप चाहेंगे तो पीपीपी मॉडल पे जा सकते हैं, लेकिन क्या वाकई वो वर्थवाइल होगा? और आज आपका बजट, हम ये जानना चाहते थे कि इस समय आप क्या दे रहे हैं। 9 महीना गवर्नमेंट को हो रहा है, एक असेसमेंट हो जाता है कि रूरल कौन सी सोसाइटी है जहां ज्यादा रेलवे की जरूरत है, जहां से फ्लाइट ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है और वहां पे रेलवे की जरूरत है, वहां ट्रेनों की जरूरत है। ये असेसमेंट आपको अभी भी नहीं अगर कर पाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस जो आपने किए हैं वो आई कैचिंग है। तो आप नॉर्मल प्रोसेस में भी कर सकते थे ना। इसके लिए आपको एक जियो देना है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर से आप बजट में ऐसे इन प्रावधानों को जी हाँ, बिल्कुल सही स्टार के साथ बताने की क्या जरूरत थी? सुधांशु त्रिवेदी की तस्वीर उभर आई है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, यहाँ आपके अलावा पैनल में जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुरेश प्रभु का भाषण तो बहुत अच्छा था, लेकिन बजट कहाँ है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोगों को अचरज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यह व्यवस्था से और लीक से हट कर दिया गया बजट है। यात्री को क्या चाहिए? यात्री के 3 कंसर्न होते हैं, स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा। तीनों को प्राथमिकता दी गई है। नई ट्रेन नहीं लागू करना, और जो ये कहा जा रहा है कि ये विजन है सिर्फ, और ये कैसे यथार्थ रूप धारण करेगा, ये अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। तो मैं सिर्फ एक तथ्य बताना चाहता हूं, आजादी के बाद पिछले 67 सालों में रेलवे के नेटवर्क में केवल 15% के लगभग का इजाफा हुआ है। तो जो ये कहा जा रहा है ना, नई ट्रेनें चलाई जाती, अरे भाई वो चलाई जाएंगी, मगर उनकी अगर यथार्थ रूप में आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट आ ही नहीं पाए, सिर्फ अनाउंस होकर रह गए, तो अनाउंस होने का क्या औचित्य था? एक बात याद करिए, जब पिछली बार हमारी सरकार आई थी 98 में, हमने जब कहा था कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे और हाईवे का कायाकल्प करेंगे, ऐसे ही प्रश्न उठे थे। कहां से पैसा आएगा, कैसे व्यवहारिक है? जब 50 साल में केवल इतनी सड़कें बनी तो ये 5 साल में कैसे कर देंगे? मगर आपने देखा
कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में युगांतर स्थापित करने वाली पटरी पर ही रही है, सड़क पर नहीं जाए तो अच्छा है। अभी हम पटरी पर ही रहते हैं। उसी प्रकार से इस सरकार में रेलवे को लेकर जो विजन दिया है, आप विश्वास रखिए कि 5 वर्ष होते होते देश की जनता साफ देखेगी कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यवस्था की दृष्टि से, साइज की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से भारी परिवर्तन दिखेगा। और रेलवे जो कि भारत की धमनियों की तरह है, विशेषकर उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में। आप भी सुरेश प्रभु की तरह अच्छा बोल रहे हैं। बस फ्यूचर आप भी सुरेश प्रभु जी की तरह अच्छा बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है। मुझे लगता है कि आप अगर बचे हुए 40 मिनट में भी ये समझा पाए हमको कि ये 8,56,000 करोड़ रुपया आएगा कहां से, तो मेहरबानी होगी। कैसे आएगा? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने कहा कि रेवेन्यू मॉडल को बेटर करेंगे, सिस्टम को एफिशिएंट करेंगे, और इसके अलावा पीपीपी मॉडल और बोरोइंग, 4 तरीके रहेंगे, और उसके माध्यम से आप देखिएगा निश्चित रूप से इस चीज में सुधार होगा। और ऐसा हम केवल ऐसे नहीं करे, सुरेश प्रभु जी पिछली सरकारों में भी थे, उस सरकारों में भी हम लोगों ने ये करके दिखाया है। आप एनके सिंह साहब कितने मुतासिर हुए इस छोटे से जवाब? सुधांशु जी बहुत समझदार हैं, अपनी लॉजिक रखते हैं, समझदारी से खेल गए। हाँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि भाई ये तो बजट था, और बजट साल भर का होता है, पंचवर्षीय योजना नहीं होता। तो एक सेंटिफाइड प्रोसेस है जिसमें आप इस साल आप क्या कर रहे हैं ये बताते हैं, 5 साल क्या करेंगे वो पंचवर्षीय योजना के लिए अलग फोरम होता है। तो एक तो आपने अनकन्वेंशनल ये किया, अगर इसको आप तारीफ मानते हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम लोग तो इसी के एनालिसिस कर रहे हैं कि इस बजट में अगले साल तक के लिए क्या है। अगले साल तक जब हम देख रहे हैं तो नई ट्रेन इसलिए जरूरी होती है। आपने 65 साल का कहा, 65 साल में रेल ट्रैफिक बढ़ा है, 2.25 करोड़ लोग पर डे चलते हैं इस रेल पे, ऐसे हवा में नहीं हुआ है, इसमें ट्रेनें बढ़ी हैं और चली भी है। तो इसलिए अगर 2-4 ट्रेन देते तो लगता है कि हाँ कहीं से कंसर्न है, उनको लेके जो रूरल इंडिया से अर्बन सेंटर्स में माइग्रेट कर रहे हैं। एक तो ये है, फिर माइनर कॉस्मेटिक्स चेंजेस, एसएमएस से आपको ट्रेन पता लगेगी। ये तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर से आप कर सकते हैं। इसमें बजट का प्रोविजन करने की या बजट स्पीच में देने की क्या जरूरत थी? भाई मीम अफजल साहब, आपको अपने सवाल का जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी से मिला या नहीं मिला? अब भी सवाल ही बना हुआ है वो। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं मिला सवाल का जवाब, क्योंकि वो ये बता नहीं सके पैसा कहाँ से आएगा, और ना रेल मंत्री बता सके। तो बिल्कुल ऐसा है जो आप सही कहा, कॉस्मेटिक चेंज है, आप मेकअप कर रहे हैं, लेकिन बुढ़ापा बाकी है, वो कैसे दूर होगा? कुछ ना कुछ तो उसके अंदर आपको इलाज भी करने के लिए बताया, और इलाज पैसों से होता है, बगैर पैसों के होगा नहीं। मेरा ये कहना है कि आज किसी ने बहुत अच्छा एक कमेंट किया, वो मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा कि ये बजट बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हैं आप लोग, और ये ऐलान होता है कि ट्रेन आने वाली है, लेकिन इसके साथ ये ऐलान नहीं होता कौन सी ट्रेन है, राजधानी है कि पैसेंजर ट्रेन है कि मालगाड़ी आ रही है, कौन सी ट्रेन आ रही है। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आने वाली जो ट्रेन है बहुत साफ सुथरी होगी, उसके अंदर कैमरे लगे हुए होंगे, उसके अंदर सब कुछ लगा हुआ होगा, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी ट्रेन है, कहाँ से आ रही है, कैसे, किस वक्त पहुंचेगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बजट वही जो आपने कहा कि किस्तों वाला भी, मैं देख रहा था सुरेश प्रभु जी कह रहे थे एक ही बजट सेशन के अंदर हम कुछ नई ट्रेन। मीम अफजल साहब, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं, अब उनसे विस्तार से एक एक सवाल पर हम जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लिए लेते हैं बीच में, इसमें ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं इसी चर्चा में वापस। आप स्टेट गवर्नमेंट से कोई टाई अप करेंगे, जिसे उनसे चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो लोकल लेवल पे अपना करें। आप नगर पालिकाओं से, सिविक बॉडीज जो हैं, वहां की अर्बन सिविक बॉडीज जो हैं, उनसे भी टाई अप करेंगे कि सफाई के लिए वो कुछ जिम्मा लें। ये सब कर रहे हैं आप, कॉमर्शियली वायबल शायद आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रेलवे का काम सरकार इकबाल से चलता है, सरकार धंधा करने से नहीं चलता। यहाँ पे आप देखें कि पॉवर्टी स्ट्रिकन सोसाइटी है, जिसको कि नंबर ऑफ रेलवे ट्रेन ज्यादा चाहिए, उसको लेके सबसे बड़ा है कि एक्सोडस ऑफ पॉपुलेशन ग्रामीण भारत से। आप ताजुब करेंगे कि अर्बन इंडिया और ग्रामीण भारत में पर कैपिटा इनकम का जो डिफरेंस है वो 1:5 का है। अगर 1 पैसा उसकी आमदनी है ग्रामीण भारत की, तो 5 पैसा है शहरी भारत की। उसके लिए वो फ्लाइट होता है, वहां से लोग आते हैं यहाँ पे मजदूर काम करने। आप बिहार की ट्रेनें देख लीजिए, जानवर की तरह ठुसे रहते हैं, क्या वो पैसेंजर एमेनिटी में नहीं आता? तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ नई ट्रेनें देना बहुत जरूरी था।
बाकी जो चीजें आपने की है कि आप कैमरा लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल 15 लाख कैमरे लगाने जा रहे हैं। आप रेलवे में कुछ कैमरे लगा के अगर आप चाहते हैं कि रेलवे की सुरक्षा हो जाए, जैसे कि आपने कहा कि साहब ये निर्भया उससे हम मदद लेंगे उसके लिए, सेफ्टी के लिए, आप सोचिए 1000 करोड़ का निर्भया बजट, उसमें से आप कितना ले लेंगे जिससे कि रेलवे सेफ्टी होगी, और उसमें आप कह रहे 26 टाइप ऑगमेंट करेंगे उसको, तो कहां से वो बजट आएगा? ये बात सही है कि रेलवे बजट अगर आप चाहेंगे तो पीपीपी मॉडल पे जा सकते हैं, लेकिन क्या वाकई वो वर्थवाइल होगा? और आज आपका बजट हम ये जानना चाहते थे कि इस समय आप क्या दे रहे हैं। 9 महीना गवर्नमेंट को हो रहा है, एक असेसमेंट हो जाता है कि रूरल कौन सी सोसाइटी है जहां ज्यादा रेलवे की जरूरत है, जहां से फ्लाइट ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है और वहां पे रेलवे की जरूरत है, वहां ट्रेनों की जरूरत है। ये असेसमेंट आपको अभी भी नहीं अगर कर पाए हैं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस जो आपने किए हैं वो आई कैचिंग है। तो आप नॉर्मल प्रोसेस में भी कर सकते थे ना। इसके लिए आपको एक जियो देना है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर से आप बजट में ऐसे इन प्रावधानों को जी हाँ, बिल्कुल सही स्टार के साथ बताने की क्या जरूरत थी। सुधांशु त्रिवेदी की तस्वीर उभर आई है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, यहाँ आपके अलावा पैनल में जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुरेश प्रभु का भाषण तो बहुत अच्छा था, लेकिन बजट कहाँ है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोगों को अचरज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यह व्यवस्था से और लीक से हट कर दिया गया बजट है। यात्री को क्या चाहिए? यात्री के 3 कंसर्न होते हैं, स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा। तीनों को प्राथमिकता दी गई है। नई ट्रेन नहीं लागू करना, और जो ये कहा जा रहा है कि ये विजन है सिर्फ, और ये कैसे यथार्थ रूप धारण करेगा, ये अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। तो मैं सिर्फ एक तथ्य बताना चाहता हूं, आजादी के बाद पिछले 67 सालों में रेलवे के नेटवर्क में केवल 15% के लगभग का इजाफा हुआ है। तो जो ये कहा जा रहा है ना, नई ट्रेनें चलाई जाती है, अरे भाई वो चलाई जाएंगी, मगर उनकी अगर यथार्थ रूप में आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट आ ही नहीं पाए, सिर्फ अनाउंस होकर रह गए, तो अनाउंस होने का क्या औचित्य था? एक बात याद करिए, जब पिछली बार हमारी सरकार आई थी 98 में, हमने जब कहा था कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे और हाईवे का कायाकल्प करेंगे, ऐसे ही प्रश्न उठे थे। कहां से पैसा आएगा, कैसे व्यवहारिक है? जब 50 साल में केवल इतनी सड़कें बनी तो ये 5 साल में कैसे कर देंगे? मगर आपने देखा कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में युगांतर स्थापित करने वाली पटरी पर ही रही है, सड़क पर नहीं जाए तो अच्छा है। अभी हम पटरी पर ही रहते हैं। उसी प्रकार से इस सरकार में रेलवे को लेकर जो विजन दिया है, आप विश्वास रखिए कि 5 वर्ष होते होते देश की जनता साफ देखेगी कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यवस्था की दृष्टि से, साइज की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से भारी परिवर्तन दिखेगा। और रेलवे जो कि भारत की धमनियों की तरह है, विशेषकर उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में। आप भी सुरेश प्रभु की तरह अच्छा बोल रहे हैं बस। हाँ, फ्यूचर आप भी सुरेश प्रभु जी की तरह अच्छा बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, मुझे लगता है कि आप अगर बचे हुए 40 मिनट में भी ये समझा पाए हमको कि ये 8,56,000 करोड़ रुपया आएगा कहां से, तो मेहरबानी होगी। कैसे आएगा? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने कहा कि रेवेन्यू मॉडल को बेटर करेंगे, सिस्टम को एफिशिएंट करेंगे, और इसके अलावा पीपीपी मॉडल और बोरोइंग, 4 तरीके रहेंगे, और उसके माध्यम से आप देखिएगा निश्चित रूप से इस चीज में सुधार होगा। और ऐसा हम केवल ऐसे नहीं करें, सुरेश प्रभु जी पिछली सरकारों में भी थे, उस सरकारों में भी हम लोगों ने ये करके दिखाया है। आप एनके सिंह साहब कितने मुतासिर हुए इस छोटे से जवाब? सुधांशु जी बहुत समझदार हैं, अपनी लॉजिक रखते हैं, समझदारी से खेल गए वो। हाँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि भाई ये तो बजट था, और बजट साल भर का होता है, पंचवर्षीय योजना नहीं होता। तो एक सेंटिफाइड प्रोसेस है जिसमें आप इस साल आप क्या कर रहे हैं ये बताते हैं, 5 साल क्या करेंगे वो पंचवर्षीय योजना के लिए अलग फोरम होता है। तो एक तो आपने अनकन्वेंशनल ये किया, अगर इसको आप तारीफ मानते हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम लोग तो इसी के एनालिसिस कर रहे हैं कि इस बजट में अगले साल तक के लिए क्या है। अगले साल तक जब आप देख रहे हैं तो नई ट्रेन इसलिए जरूरी होती है, आपने 65 साल का कहा, 65 साल में रेल ट्रैफिक बढ़ा है, 2.25 करोड़ लोग पर डे चलते हैं इस रेल पे, ऐसे हवा में नहीं हुआ है, इसमें ट्रेनें बढ़ी हैं और चली भी है। तो इसलिए अगर 2-4 ट्रेन देते तो लगता है कि हाँ कहीं से कंसर्न है, उनको लेके जो रूरल इंडिया से अर्बन सेंटर्स में माइग्रेट कर रहे हैं। एक तो ये है, फिर माइनर कॉस्मेटिक्स जैसे एसएमएस से आपको ट्रेन पता लगेगी, ये तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर से आप कर सकते हैं, इसमें बजट का प्रोविजन करने की या बजट स्पीच में देने की क्या जरूरत है?
भाई मीम अफजल साहब, आपको अपने सवाल का जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी से मिला या नहीं मिला? अब भी सवाल ही बना हुआ है वो। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं मिला सवाल का जवाब, क्योंकि वो ये बता नहीं सके पैसा कहाँ से आएगा और ना रेल मंत्री बता सके। तो बिल्कुल ऐसा है जो आप सही कहा, कॉस्मेटिक चेंज है। आप मेकअप कर रहे हैं लेकिन बुढ़ापा बाकी है, वो कैसे दूर होगा? कुछ ना कुछ तो उसके अंदर आपको इलाज भी करने के लिए बताया, और इलाज पैसों से होता है, बगैर पैसों के होगा नहीं। मेरा ये कहना है कि आज किसी ने बहुत अच्छा एक कमेंट किया, वो मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा कि ये बजट बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हैं आप लोग, और ये ऐलान होता है कि ट्रेन आने वाली है, लेकिन इसके साथ ये ऐलान नहीं होता कौन सी ट्रेन है, राजधानी है कि पैसेंजर ट्रेन है कि मालगाड़ी आ रही है, कौन सी ट्रेन आ रही है। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आने वाली जो ट्रेन है बहुत साफ सुथरी होगी, उसके अंदर कैमरे लगे हुए होंगे, उसके अंदर सब कुछ लगा हुआ होगा, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी ट्रेन है, कहाँ से आ रही है, कैसे, किस वक्त पहुंचेगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बजट वो जो आपने कहा कि किस्तों वाला भी, मैं देख रहा था सुरेश प्रभु जी कह रहे थे इसी बजट सेशन के अंदर हम कुछ नई ट्रेन। मीम अफजल साहब, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं, अब उनसे विस्तार से एक एक सवाल पर हम जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लिए लेते हैं बीच में, इसमें ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं इसी चर्चा में वापस। मोदी साहब को एनके सिंह साहब, क्यों ये बजट बड़ा अच्छा और ऐतिहासिक लग रहा है? विकास के मार्ग पर रेल को ले जाता हुआ लग रहा है। देखिए साहब, मोदी साहब को लग रहा है, सुधांशु जी को लग रहा है, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन इसके तर्क में हम लोग जाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। अगर वो कह रहे हैं तो उन्हें साबित भी करना पड़ेगा। हाँ, उन्हें साबित करना पड़ेगा, और मैं वही रख रहा हूं। अब देखिए, मोदी जी ने जो सेंटेंस कहा है, ये पहला बजट है, अभी तक लोग रेल कितनी बढ़ेंगी, एसी कितनी होगी। अरे भाई, ये रिक्वायरमेंट है, ये बजट की रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आपने इस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए, जो हर साल 1.9% बढ़ जाती है पॉपुलेशन, फ्लाइट ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन कंसंट्रेशन जो होता है, उसको कैटर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसमें उनको क्या दिक्कत हो रही है? दूसरा, मोदी साहब ने कहा 8 लाख से ज्यादा का 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का संकल्प किया है। ये संकल्प वगैरह जो होते हैं टर्म, ये इलेक्शन में तो चलते हैं, पार्लियामेंट में नहीं चलते। संकल्प क्या किया है? हाँ, जुमले जो आपने ठीक कहा, संकल्प कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंजिबल रिजल्ट्स क्या है ये देखना होता है। और मेरे ख्याल से जो जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, हम सब लोग 20 साल से कवर कर रहे हैं, टेंजिबल रिजल्ट्स में क्या है, संकल्प वगैरह बड़ी अच्छी चीजें, अच्छा लगता भी है, लेकिन आप गौर कीजिए कि जो ये बजट आया है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ नया आपने दिया। उदाहरण के तौर पे सुधांशु जी ने कहा कि साहब एक भी रेलवे के भाड़ा नहीं बढ़ा है, यात्री भाड़ा नहीं बढ़ा है, बड़ी अच्छी बात है। आपका डीजल कम हुआ है, डीजलाइजेशन काफी ज्यादा है इंडियन रेलवे में, डीजल से आप उसको नहीं बढ़ा रहे, बड़ी अच्छी बात है। बढ़ा भी लेते तो हम लोग उतना नाराज न होते, लेकिन वहीं पे आप जब फ्रेट पे आ रहे हैं तो फ्रेट में आपने यूरिया एसिड प्रोडक्ट का बढ़ा दिया। आप जरा सोचिए, यूरिया, कोल जो डायरेक्ट कॉमन मैन को इफेक्ट कर रहा है, किसान को, तो यहां भी आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो ये बजट है क्या, ये नहीं समझ। मोदी साहब को एनके सिंह साहब, क्यों ये बजट बड़ा अच्छा और ऐतिहासिक लग रहा है? विकास के मार्ग पर रेल को ले जाता हुआ लग रहा है। देखिए साहब, मोदी साहब को लग रहा है, सुधांशु जी को लग रहा है, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन इसके तर्क में हम लोग जाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। अगर वो कह रहे हैं तो उन्हें साबित भी करना पड़ेगा। हाँ, उन्हें साबित करना पड़ेगा, और मैं वही रख रहा हूं। अब देखिए, मोदी जी ने जो सेंटेंस कहा है, ये पहला बजट है, अभी तक लोग रेल कितनी बढ़ेंगी, एसी कितनी होगी। अरे भाई, ये रिक्वायरमेंट है, ये बजट की रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आपने इस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए, जो हर साल 1.9% बढ़ जाती है पॉपुलेशन, फ्लाइट ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन कंसंट्रेशन जो होता है, उसको कैटर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसमें उनको क्या दिक्कत हो रही है? दूसरा, मोदी साहब ने कहा 8 लाख से ज्यादा का 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का संकल्प किया है। ये संकल्प वगैरह जो होते हैं टर्म, ये इलेक्शन में तो चलते हैं, पार्लियामेंट में नहीं चलते। संकल्प क्या किया है? हाँ, जुमले जो आपने ठीक कहा, संकल्प कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंजिबल रिजल्ट्स क्या है ये देखना होता है। और मेरे ख्याल से जो जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, हम सब लोग 20 साल से कवर कर रहे हैं, टेंजिबल रिजल्ट्स में क्या है, संकल्प वगैरह बड़ी अच्छी चीजें, अच्छा लगता भी है, लेकिन आप गौर कीजिए कि जो ये बजट आया है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ नया आपने दिया। उदाहरण के तौर पे सुधांशु जी ने कहा
कि साहब एक भी रेलवे के भाड़ा नहीं बढ़ा है, यात्री भाड़ा नहीं बढ़ा है। बड़ी अच्छी बात है। आपका डीजल कम हुआ है, डीजलाइजेशन काफी ज्यादा है इंडियन रेलवे में, डीजल से आप उसको नहीं बढ़ा रहे, बड़ी अच्छी बात है। बढ़ा भी लेते तो हम लोग उतना नाराज न होते। लेकिन वहीं पे आप जब फ्रेट पे आ रहे हैं तो फ्रेट में आपने यूरिया एसिड प्रोडक्ट का बढ़ा दिया। आप जरा सोचिए, यूरिया, कोल जो डायरेक्ट कॉमन मैन को इफेक्ट कर रहा है, किसान को, तो यहां भी आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो ये बजट है क्या, ये नहीं समझ। फ्रेट में आपने यूरिया एसिड प्रोडक्ट का बढ़ा दिया। आप जरा सोचिए, यूरिया, कोल जो डायरेक्ट कॉमन मैन को इफेक्ट कर रहा है, किसान को, तो यहां भी आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो ये बजट है क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि सुधांशु जी अगर समझा सके तो हम लोग एमेनेबल है उसके लिए। ठीक है, सुधांशु जी से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि 4 पूर्व रेल मंत्रियों को ये बजट कैसा लगा और उसके बाद इस चर्चा में आते हैं। जो रेल जहां हम खड़ा किए थे, दुनिया में उसकी प्रशंसा हुई थी। हार्वर्ड के लोग, एनसीआर के लोग सबका क्लास सब लिया, भारत का झंडा ऊंचा किया। ये तो भाड़ा खस्ता हालत करके रखा है लोगों ने। भारत का गवर्नमेंट जो है बिल्कुल हवाबाजी में आई थी, हवाबाजी में जाएगी। आखिरकार यात्रियों की सुविधा और यात्री सेफ ट्रैवल करें, सेफ्टी, ये सब तो रेलवे की जवाबदेही है। अपनी जवाबदेही को दूसरों पर टाल देना ये कोई मुनासिब नहीं है, बात नहीं है। ये एक ड्रीम बजट है, तो ये इसको सिर्फ आईने में देखना है, क्योंकि उन्होंने कितने पैसे जमाने वाले हैं, कितने खर्च करने वाले हैं, कितना डेफिसिट है, एक मामूली एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर भी नहीं दी है। एक और दूसरी चीज, कोई नई ट्रेन या नया कोई भी नहीं, ये फुल ऑफ आइडियाज और इमेजिनरी आइडियाज है। मोबाइल फोन के 2 एडवर्टीजमेंट दिखते हैं और एक एडवर्टीजमेंट कहता है व्हाट ए आइडिया सर। तो एक तो इस व्हाट एन आइडिया पढ़ा नहीं है, आइडिया, और दूसरा नो उल्लू बनाई। तो इस साल रेलवे का कोई बजट नहीं है, सिर्फ आइडिया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, दिनेश त्रिवेदी कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ आइडिया अच्छा है, लेकिन बजट तो है ही नहीं। आपने आइडिया दिया कि सांसद निधि से भी वित्तीय घाटा पूरा किया जाएगा, पर इस तरीके की बातें करते हुए आपको लगता है कि बजट सही दिशा में जा रहा है, योजना सही दिशा में जा रही है? देखिए अनुराग जी, पूरी विनम्रता के साथ जो हमारे चारों पूर्व मंत्री दिखे, बात करिए बजट में पिछले से क्या अंतर है। पहली बार बजट एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखा है। इसमें यह बात नहीं है कि मेरे प्रांत को कितनी रेल मिली, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितनी रेल मिली, और याद करिए इससे आरोप प्रत्यारोप कितने जबरदस्त होते थे। इससे पहले के ज्यादातर रेल मंत्री व्यक्तिगत, दलगत और प्रांतीय पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर रेल बजट चलाते थे। पहली बार प्रशंसा करनी चाहिए मुक्त कंठ से रेल मंत्री की। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे प्रांत में ये रेल आई, प्रांत में ये रेल आई, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेल आई। दूसरी बात आइए, जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो 88% है, जो कि पिछले 9 साल में सबसे बेहतर है। यानी लगभग 11.5% का हमारे पास मिला है पैसा, जो हम और विकास कार्य में लगा सकते हैं। आने वाले खारिज कर रहे हैं के द्वारा इसको और सुधांशु जी, डेप्रिसिएशन अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो ये 100% से ज्यादा होता है। आप लूजिंग प्रोपोजिशन हो जाते हैं। चतुर्वेदी भी नाम ऐसा हिला रहे हैं, असित चतुर्वेदी भी नाम ऐसा हिला रहे हैं। डेप्रिसिएशन अगर फैक्टर इन कर देंगे तो ये आपका नेगेटिव चला जाएगा, आप एक्चुअली लॉस में है। ऑपरेटिंग रेशियो 88% लेके जो आप कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन काउंट कर लीजिए और तब आपको समझ में आएगा। असित चतुर्वेदी जी, आप इनकार में सिर हिला रहे हैं, लगता है आप भी बात नहीं रखते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी की बातों से माने तो 6 महीने पहले 91.6% था, तो हम -5 से अगर 0 पर भी आए हैं तो 5% की बढ़ोतरी तो साफ दिख रही है ना। ठीक है, रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी मेरे साथ। असित जी बोलिए। देखिए, जब हमें अगले साल का प्रोग्राम ही नहीं मालूम, इस साल की कोई बात ही नहीं हुई कि आपका फ्रेट किस प्रकार से बढ़ेगा, 88% पर आप कैसे पहुंच गए? जी 88% पर कैसे पहुंच गए? हमारा ये मानना है कि रेलवे को कोई बीमारी नहीं है। हमारे ख्याल से रेलवे को कोई बीमारी नहीं है, इसकी कंफ्यूज प्रायोरिटीज है जिनको सही किया जाना चाहिए और इंटरनल प्रोसेसेस को बेहतर बनाना चाहिए।
उससे उसी से फायदा होगा। जब तक हम अपना इंटरनल प्रोसेस ठीक नहीं करेंगे तब तक निवेशक भी नहीं आएगा। ठीक है, के श्रीवास्तव जी, क्या आपको भी लगता है कि बीमारी पता है सरकार को, दवा भी पता है सरकार को, लेकिन ये नहीं पता कि दवा खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? देखिए, अभी जो लग रहा है बीमारी तो पता है, ये भी बात मान ली गई कि यहाँ पैसे चाहिए। मंत्री ने बात भी की 8.5 लाख करोड़ का हम प्लान करेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसके पीछे पैसा आएगा कहां से, क्या स्कीम उनकी है और कैसे इसको लाएंगे। ऑपरेटिंग रेशियो घटाने की बात की जा रही है, वो भी समझ आ रहा कैसे घट रहा है, कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं, तो इसकी वजह से कोई भी कमेंट करना मुश्किल है इस समय। मीम अफजल साहब, पैसा कहां से आएगा? साहब, मैं तो हैरान हूं। मैं सोच रहा था कि कोई बहुत अच्छा तर्क आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बताया जाएगा, और वो टेलीविजन डिबेट पर आकर के मैंने शायद पहली बार देखा है कि अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के एक भी आदमी उनकी सपोर्ट में एक भी लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं सबसे अहम बात जो मुझे फिर कहना पड़ेगा, एनके सिंह साहब बड़े तजर्बेकार हैं, 20 साल उन्होंने रेलवे कवर किया, जैसा कि वो बता रहे थे, और मैं उनकी बातों को बहुत गौर से हमेशा सुनता हूं और आज भी सुना। उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही है, और ये सवाल मेरे जहन में नहीं आया था, उनके कहने के बाद आया कि भाई हर साल जो एक रिक्वायरमेंट होती है, आबादी मुल्क की बढ़ रही है, बिहार की खासतौर पर ट्रेनों का जो उन्होंने हाल बताया वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। सिर्फ बिहार का नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हाल है। यहाँ से साउथ तक जो ट्रेनें जाती हैं सभी में लोग जानवरों की तरह ठुसे हुए होते हैं, तो उसके लिए हर सरकार नई ट्रेनों का भी ऐलान करती है, उसको चलाती है। बात सही है कि बहुत सारी ट्रेनें ऐलान होती हैं और उसके बाद वो देर से शुरू होती हैं या उसमें वक्त लगता है, लेकिन जब ऐलान होता है तो एक आवाम के अंदर मैसेज जाता है कि नहीं, हमारे बारे में सोचा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्मेटिक चेंजेस करने के लिए शायद रेलवे मंत्री भी यही सोच रहे हैं कि कॉस्मेटिक चेंजेस करके जो आप बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसके हम साथ जी, यानी सुधांशु त्रिवेदी जी, आवाम को निराशा हुई है। मीम अफजल साहब का ये मानना है, अगर आप लोग नई ट्रेनें चलाने के लिए कितनी ट्रेनें चलानी है, कहां के लिए चलानी है, अब समीक्षा करेंगे तो सवाल उठेगा ही कि 9 महीने से फिर क्या कर रही थी सरकार। देखिए, मैंने आपसे पहले ही आंकड़ा बताया। थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि मीम अफजल साहब की पार्टी ने 67 साल में 61 साल हुकूमत की है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और 50-52 साल तो सीधी हुकूमत की है, और उसके बाद भी यदि केवल रेलवे 15% बढ़ा, और अगर यह माना जाता है कि 60% प्रोजेक्ट ऐसे जो अनाउंस हुए और कागज पे आए ही नहीं, उसके बाद भी इसी बात पे जोर देना कि अनाउंसमेंट होना चाहिए, ये मुफीद नहीं लगता है। जो रेल मंत्री ने कहा कि पहले दुरुस्त करो अपनी स्थिति को, और अगर हमें निवेश चाहिए, विदेशी निवेश चाहिए या पीपीपी चाहिए या प्राइवेट का निवेश चाहिए, मैं प्राइवेट ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, तो हमें जब तक अपना सिस्टम एफिशिएंट हम नहीं बनाएंगे तब तक ना आम निवेशक को का भरोसा बढ़ेगा। अरे तो उसके लिए आपने 5 साल ले लिए, अगले बजट में अगला रेल बजट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि या फिर इसी को 5 साल के लिए मान लिया जाए। देखिए, 5 साल उन्होंने एक अवधारणा दी है, एक कॉन्सेप्ट दिया है। चूंकि रेलवे आज जितना बड़ा और जिस हालात में है, उसको कोई ये कहे कि हम 8-10 महीने में कायाकल्प कर देंगे, तो ये बात सरासर जनता को धोखा देना या आंखों में धूल झोंकना होगा। देखिए, 18 के श्रीवास्तव जी, निवेशकों को लुभाने के लिए किया गया इन 9 महीने में? मैं मीम साहब आता हूं आपके पास। जी, के श्रीवास्तव जी, क्या किया गया निवेशकों को लुभाने के लिए इन 9 महीनों में? जी, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या किया गया है, ना कोई स्कीम आई है, ना कोई पॉलिसी आई है इसके लिए। निवेशक तभी आपके पास आएगा जब आप उसको प्रॉफिटेबल वेंचर देंगे, उसका फायदा होगा तब वो आएगा, आपके भले के लिए नहीं आएगा। तो ऐसी कोई स्कीम बनाई गई है तो सामने आए। बजट पेश किया जाता है 1 साल के लिए, इस साल की क्या टारगेट है, इस साल में क्या होगा, उसका कोई उल्लेख नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म बातें हो रही है, लॉन्ग टर्म बातें अपनी जगह है, जहां होनी चाहिए वहां होनी चाहिए। ये एनुअल बजट है, साल का बजट होता है, उसमें कम से कम इस साल का तो लक्ष्य अब तक दिखाएं। 5 साल में ये करेंगे, हम 1 साल में ये करेंगे, 10 कदम चलेंगे, 15 कदम चलेंगे, हम यहां तक पहुंचेंगे।
ठीक है, इस साल पूरा काम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर 9 महीने में अगर कुछ नहीं हुआ तो सुधांशु त्रिवेदी जी, इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में कुछ हो पाएगा? रेलवे अपने पटरियों पर दौड़ पाएगी या फिर विकास की राह पर चल पाएगी, जैसा कि मोदी साहब आशा कर रहे हैं? देखिए, रेल मंत्री ने एक चीज पे और ध्यान दिया है कि आय का एक बड़ा स्रोत फ्रेट से आता है, किराए से आता है। तो हमारी सरकार ने जो अभी पिछली बार भी इस बात पे की शुरुआत की थी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स बनाएंगे, यानी मालवाहक जो गाड़ियां हैं उनकी उन संबंधित स्थानों से, चाहे वो पोर्ट से और यूजेबल जगह पे हो या यूजेबल से मार्केट जगह पे हो, अगर हम उसको एफिशिएंट बनाने में सफल हो गए तो आप समझ लीजिए कि व्यापार करने वाले लोगों का और संस्थाओं का विश्वास बढ़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, रेल बजट जो है आम बजट की झांकी माना जाता है, आपने किस तरीके की झांकी प्रस्तुत की है ये तो बताइए। अब एक चीज उदाहरण ले लीजिए सुधांशु जी, आप थोड़ा सा इसको मतलब समझ जाएंगे तो शायद एडमिट भी करें। आप एक तरफ कह रहे हैं कि शताब्दी में मनोरंजन की सुविधा होगी, आप ये कह रहे हैं कि तमाम स्टेशनों को वाईफाई से जोड़ा जोड़ा। अरे ये तो आप बात में करते रहते हैं। हाँ, वही हम कह रहे हैं ना। जरा आप सोचिए कि एक ऐसे समाज में जहां की आप देख रहे हैं कि जानवरों की तरह ट्रेन में लोग बैठते हैं, उस पे करने की जगह आपकी प्रायोरिटी अगर ये हो जाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली में जैसे आपने वर्ल्ड क्लास दिल्ली को सिटी बनाने का वादा किया, चुनाव हार गए, तो ऐसा तो नहीं। पब्लिक में ये जो मैसेज जा रहा है वो नकारात्मक जा रहा है। इसका जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ये बहस, ये चर्चा रेल बजट को लेकर के जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। रेट में आपने यूरिया एसिड प्रोडक्ट का बढ़ा दिया। आप जरा सोचिए, यूरिया, कोल जो डायरेक्ट कॉमन मैन को इफेक्ट कर रहा है, किसान को, तो यहां भी आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो ये बजट है क्या, ये नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि सुधांशु जी अगर समझा सके तो हम लोग अवेलेबल हैं उसके लिए। ठीक है, सुधांशु जी से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि 4 पूर्व रेल मंत्रियों को ये बजट कैसा लगा और उसके बाद इस चर्चा में आते हैं। जो रेल जहां हम खड़ा किए थे, दुनिया में उसकी प्रशंसा हुई थी। हार्वर्ड के लोग, एनसीआर के लोग, सबका क्लास सब लिया, भारत का झंडा ऊंचा किया। ये तो भाड़ा खस्ता हालत करके रखा है लोगों ने। भारत का गवर्नमेंट जो है बिल्कुल हवाबाजी में आई थी, हवाबाजी में जाएगी। आखिरकार यात्रियों की सुविधा और यात्री सेफ ट्रैवल करें, सेफ्टी, ये सब तो रेलवे की जवाबदेही है। अपनी जवाबदेही को दूसरों पर टाल देना ये कोई मुनासिब नहीं है, बात नहीं है। ये एक ड्रीम बजट है, तो ये इसको सिर्फ आईने में देखना है, क्योंकि उन्होंने कितने पैसे जमाने वाले हैं, कितने खर्च करने वाले हैं, कितना डेफिसिट है, एक मामूली एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर भी नहीं दी है। एक और दूसरी चीज, कोई नई ट्रेन या नया कोई भी नहीं, ये फुल ऑफ आइडियाज और इमेजिनरी आइडियाज हैं। मोबाइल फोन के 2 एडवर्टीजमेंट दिखते हैं और एक एडवर्टीजमेंट कहता है व्हाट ए आइडिया सर। तो एक तो इस व्हाट एन आइडिया पढ़ा नहीं है, आइडिया, और दूसरा नो उल्लू बनाई। तो इस साल रेलवे का कोई बजट नहीं है, सिर्फ आइडिया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, दिनेश त्रिवेदी कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ आइडिया अच्छा है, लेकिन बजट तो है ही नहीं। आपने आइडिया दिया कि सांसद निधि से भी वित्तीय घाटा पूरा किया जाएगा, पर इस तरीके की बातें करते हुए आपको लगता है कि बजट सही दिशा में जा रहा है, योजना सही दिशा में जा रही है? देखिए अनुराग जी, पूरी विनम्रता के साथ जो हमारे चारों पूर्व मंत्री दिखे, बात करिए बजट में पिछले से क्या अंतर है। पहली बार बजट एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखा है। तो ये बात नहीं है कि मेरे प्रांत को कितनी रेल मिली, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितनी रेल मिली, और याद करिए इससे आरोप प्रत्यारोप कितने जबरदस्त होते थे। इससे पहले के ज्यादातर रेल मंत्री व्यक्तिगत, दलगत और प्रांतीय पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर रेल बजट चलाते थे। पहली बार प्रशंसा करनी चाहिए मुक्त कंठ से रेल मंत्री की। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे प्रांत में ये रेल आई, मेरे प्रांत में ये रेल आई, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेल आई। दूसरी बात आइए, जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो 88 दशमलव कुछ प्रतिशत है, जो कि पिछले 9 साल में सबसे बेहतर है। यानी लगभग 11.5% का हमारे पास मिला है पैसा, जो हम और विकास कार्य में लगा सकते हैं। आने वाले समय में कर रहे हैं द्वारा इसको। सुधांशु जी, डेप्रिसिएशन अगर उसमें ऐड कर दिया जाए
तो ये 100% से ज्यादा होता है, आप लूजिंग प्रोपोजिशन हो जाते हैं। चतुर्वेदी भी नाम है सर हिला रहे हैं, असित चतुर्वेदी भी नाम है सर हिला रहे हैं। डेप्रिसिएशन अगर फैक्टर इन कर देंगे तो ये आपका नेगेटिव चला जाएगा, आप एक्चुअली लॉस में है। ऑपरेटिंग रेशियो 88% लेके जो आप कह रहे हैं डेप्रिसिएशन काउंट कर लीजिए और तब आप असित चतुर्वेदी जी आप इनकार में सिर हिला रहे हैं, लगता है आप भी बात नहीं रखते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी की बातों से माने तो 6 महीने पहले 91.6% था, तो हम -5 से अगर 0 पर भी आए हैं तो 5% की बढ़ोतरी तो साफ दिख रही है ना। ठीक है, रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी मेरे साथ हैं। असित जी बोलिए। देखिए, जब हमें अगले साल का प्रोग्राम ही नहीं मालूम, इस साल की कोई बात ही नहीं हुई कि आपका फ्रेट किस प्रकार से बढ़ेगा, 88% पर आप कैसे पहुंच गए? जी 88% पर कैसे पहुंच गए? हमारा ये मानना है कि रेलवे को कोई बीमारी नहीं है। हमारे ख्याल से रेलवे को कोई बीमारी नहीं है, इसकी कंफ्यूज प्रायोरिटीज है जिनको सही किया जाना चाहिए और इंटरनल प्रोसेसेस को बेहतर बनाना चाहिए, उससे उसी से फायदा होगा। जब तक हम अपना इंटरनल प्रोसेस ठीक नहीं करेंगे तब तक निवेशक भी नहीं आएगा। ठीक है, के श्रीवास्तव जी, क्या आपको भी लगता है कि बीमारी पता है सरकार को, दवा भी पता है सरकार को, लेकिन ये नहीं पता कि दवा खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? देखिए, अभी जो लग रहा है बीमारी तो पता है, ये भी बात मान ली गई कि यहाँ पैसे चाहिए, मंत्री ने बात भी की 8.5 लाख करोड़ का हम प्लान करेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसके पीछे पैसा आएगा कहां से, क्या स्कीम उनकी है और कैसे इसको लाएंगे। ऑपरेटिंग रेशियो घटाने की बात की जा रही है, वो भी समझ आ रहा है कैसे घट रहा है, कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं, तो इसकी वजह से कोई भी कमेंट करना मुश्किल है इस समय। मीम अफजल साहब, पैसा कहां से आएगा? साहब मैं तो हैरान हूं, मैं सोच रहा था कि कोई बहुत अच्छा तर्क आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बताया जाएगा और वो टेलीविजन डिबेट पर आकर के मैंने शायद पहली बार देखा है कि अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के एक भी आदमी उनकी सपोर्ट में एक भी लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं सबसे अहम बात जो मुझे फिर कहना पड़ेगा, एनके सिंह साहब बड़े तजर्बेकार हैं, 20 साल उन्होंने रेलवे कवर किया जैसा कि वो बता रहे थे और मैं उनकी बातों को बहुत गौर से हमेशा सुनता हूं और आज भी सुना। उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही है और ये सवाल मेरे जहन में नहीं आया था, उनके कहने के बाद आया कि भाई हर साल जो एक रिक्वायरमेंट होती है, आबादी मुल्क की बढ़ रही है, बिहार की खासतौर पे ट्रेनों का जो उन्होंने हाल बताया वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। सिर्फ बिहार का नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हाल है। यहाँ से साउथ तक जो ट्रेनें जाती हैं सभी में लोग जानवरों की तरह ठुसे हुए होते हैं, तो उसके लिए हर सरकार नई ट्रेनों का भी ऐलान करती है, उसको चलाती है। बात सही है कि बहुत सारी ट्रेनें ऐलान होती हैं और उसके बाद वो देर से शुरू होती हैं या उसमें वक्त लगता है, लेकिन जब ऐलान होता है तो एक आवाम के अंदर मैसेज जाता है कि नहीं हमारे बारे में सोचा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्मेटिक चेंजेस करने के लिए शायद रेलवे मंत्री भी यही सोच रहे हैं कि कॉस्मेटिक चेंजेस करके जो आप बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसके हम साथ जी, यानी सुधांशु त्रिवेदी जी, आवाम को निराशा हुई है, मीम अफजल साहब का ये मानना है अगर आप लोग नई ट्रेनें चलाने के लिए कितनी ट्रेनें चलानी है, कहां के लिए चलानी है, अब समीक्षा करेंगे तो सवाल उठेगा ही कि 9 महीने से फिर क्या कर रही थी सरकार। देखिए, मैंने आपसे पहले ही आंकड़ा बताया, थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि मीम अफजल साहब की पार्टी ने 67 साल में 61 साल हुकूमत की है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और 50-52 साल तो सीधी हुकूमत की है, और उसके बाद भी यदि केवल रेलवे 15% बढ़ा और अगर यह माना जाता है कि 60% प्रोजेक्ट ऐसे जो अनाउंस हुए और कागज पे आए ही नहीं, उसके बाद भी इसी बात पे जोर देना कि अनाउंसमेंट होना चाहिए, यह मुफीद नहीं लगता है। जो रेल मंत्री ने कहा कि पहले दुरुस्त करो अपनी स्थिति को, और अगर हमें निवेश चाहिए, विदेशी निवेश चाहिए या पीपीपी चाहिए या प्राइवेट का निवेश चाहिए, मैं प्राइवेट ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, तो हमें जब तक अपना सिस्टम एफिशिएंट हम नहीं बनाएंगे तब तक ना आम निवेशक को का भरोसा बढ़ेगा। अरे तो उसके लिए आपने 5 साल ले लिए, अगले बजट में अगला रेल बजट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि या फिर इसी को 5 साल के लिए मान लिया जाए। देखिए, 5 साल उन्होंने एक अवधारणा दी है, एक कॉन्सेप्ट दिया है। चूंकि रेलवे आज जितना बड़ा और जिस हालात में है
उसको कोई ये कहे कि हम 8-10 महीने में कायाकल्प कर देंगे, तो ये बात सरासर जनता को धोखा देना या आंखों में धूल झोंकना होगा। देखिए 18 के श्रीवास्तव जी, निवेशकों को लुभाने के लिए किया गया इन 9 महीने में? मैं मीम साहब आता हूं आपके पास। जी के श्रीवास्तव जी, क्या किया गया निवेशकों को लुभाने के लिए इन 9 महीनों में? जी, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या किया गया है। ना कोई स्कीम आई है, ना कोई पॉलिसी आई है इसके लिए। निवेशक तभी आपके पास आएगा जब आप उसको प्रॉफिटेबल वेंचर देंगे, उसका फायदा होगा तब वो आएगा, आपके भले के लिए नहीं आएगा। तो ऐसी कोई स्कीम बनाई गई है तो सामने आए। बजट पेश किया जाता है 1 साल के लिए। इस साल की क्या टारगेट है, इस साल में क्या होगा, उसका कोई उल्लेख नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म बातें हो रही है। लॉन्ग टर्म बातें अपनी जगह है, जहां होनी चाहिए वहां होनी चाहिए। ये एनुअल बजट है, साल का बजट होता है, उसमें कम से कम इस साल का तो लक्ष्य तो दिखाएं। 5 साल में ये करेंगे, हम 1 साल में ये करेंगे, 10 कदम चलेंगे, 15 कदम चलेंगे, हम यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, इस साल पूरा काम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर 9 महीने में अगर कुछ नहीं हुआ तो सुधांशु त्रिवेदी जी, इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में कुछ हो पाएगा? रेलवे अपने पटरियों पर दौड़ पाएगी या फिर विकास की राह पर चल पाएगी, जैसा कि मोदी साहब आशा कर रहे हैं? देखिए, रेल मंत्री ने एक चीज पे और ध्यान दिया है कि आय का एक बड़ा स्रोत फ्रेट से आता है, किराए से आता है। तो हमारी सरकार ने जो अभी पिछली बार भी इस बात पे की शुरुआत की थी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स बनाएंगे, यानी मालवाहक जो गाड़ियां हैं उनकी उन संबंधित स्थानों से, चाहे वो पोर्ट से और यूजेबल जगह पे हो या यूजेबल से मार्केट जगह पे हो, अगर हम उसको एफिशिएंट बनाने में सफल हो गए तो आप समझ लीजिए कि व्यापार करने वाले लोगों का और संस्थाओं का विश्वास बढ़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, रेल बजट जो है आम बजट की झांकी माना जाता है। आपने किस तरीके की झांकी प्रस्तुत की है ये तो बताइए। अब एक उदाहरण ले लीजिए सुधांशु जी, आप थोड़ा सा इसको मतलब समझ जाएंगे तो शायद एडमिट भी करें। आप एक तरफ कह रहे हैं कि शताब्दी में मनोरंजन की सुविधा होगी, आप ये कह रहे हैं कि तमाम स्टेशनों को वाईफाई से जोड़ा। अरे ये तो आप बात में करते रहते हैं। हाँ, वही हम कह रहे हैं ना। जरा आप सोचिए कि एक ऐसे समाज में जहां की आप देख रहे हैं कि जानवरों की तरह ट्रेन में लोग बैठते हैं, उस पे करने की जगह आपकी प्रायोरिटी अगर ये हो जाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली में जैसे आपने वर्ल्ड क्लास दिल्ली को सिटी बनाने का वादा किया, चुनाव हार गए, तो ऐसा तो नहीं। पब्लिक में ये जो मैसेज जा रहा है वो नकारात्मक जा रहा है। इसका जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ये बहस, ये चर्चा रेल बजट को लेकर के जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। पहले ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा हमारी जारी है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, गणित मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपके बजट में कहा गया है कि 1,11 करोड़ रुपए की इस वित्तीय वर्ष में यानी 15-16 में जरूरत होगी, जो ऑलरेडी जो है पिछले वर्ष से 52% ज्यादा है। 41.6% मान लिया केंद्र सरकार इसमें मदद कर देगी, आप अपने संसाधनों से 17.8% जुटा लेंगे। सर बाकी कहां से आएगा ये तो बताइए। देखिए, मैंने आपको अभी इस डिस्कशन में शुरुआत में ही बताया था कि बजट एलोकेशन से लेके एफिशिएंसी बढ़ाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पीपीपी मॉडल, इन चारों तरीकों से उचित मात्रा में वांछित धन की उपलब्धता हम। तो आपने तो बजट में कुछ संकेत दिया नहीं, ना एफडीआई का संकेत मिला, ना पीपीपी का संकेत मिला इसमें। देखिए, मैंने कहा ना, जो प्रोजेक्ट आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग सरकार उसकी। देखिए, सरकार ने सबसे पहले क्या बात की है, जब तक सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा किसी भी निवेशक का धन आएगा नहीं और सरकार का भी धन वेस्ट होता चला जाएगा। जैसा पूर्ववर्ती समय में बहुत की सरकार ने अपने अकाउंट से दिया और उसका यूटिलिटी फैक्टर बहुत खराब रहा। एनके सिंह साहब, मेरी मैथमेटिक्स शुरू से थोड़ी वीक रही है, आपकी बेहतर रही होगी, बताएं। गणित समझ में आया सुधांशु जी जो समझा रहे हैं? नहीं, वैसे गणित सुधांशु जी की भी अच्छी रही है, लेकिन अब ये पार्टी के कंपल्शन से इसलिए वो गणित वो नहीं अपनी बता पा रहे। अदरवाइज गणित इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आप जेवी से लाएंगे, पीपीपी मॉडल से लाएंगे, आप नगर निकाय जो है उनके साथ टाई अप करेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं, ये सुनने में लगती हैं, लेकिन ये फ्यूचर टेंस में है। बजट जो होता है वो 1 साल का होता है, हाईली सेंटिफाइड इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस है। ऐसे में हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाई इस साल क्या क्या हो रहा है बजट में।
आपने हर चीज फ्यूचर टेंस में बताई है, तो फ्यूचर टेंस से एनालिसिस नहीं हो सकती। आप ये भी समझेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि ये मॉपअप करना है, ये कैसे होगा, और ये कह के आप ये नहीं कह सकते कि साहब सिस्टम खराब था इसको सुधार रहे हैं। 2.5 करोड़ रोड इसी कांग्रेस के 65 साल के राज्य में अगर चल रहे हैं 2.5 करोड़ रोड रेल में, और रेल चल रही है, ऐसा नहीं कि रेल चल नहीं रही है। आपको सिर्फ ये करना है कि थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा सुरक्षा कर देनी है। इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी मीम अफजल साहब, लेकिन ये 40% और कहां से आएगा समझा नहीं पा रहे हैं, कहीं आपसे ना मांग बैठे। देखिए, कुछ नहीं समझा पाएंगे, विजन नाम की कोई चीज नहीं है। सुरेश प्रभु साहब, मुझे याद है जब पावर मिनिस्टर थे, बहुत उन्होंने काम किया था, मैं इसको रियलाइज करता हूं, और किसी भी सियासी इख्तलाफ के बिना बगैर मैं ये बात कहूंगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, सबसे बात की, बहुत कुछ किया, बहुत अच्छे समझदार आदमी हैं। लेकिन किसके साथ काम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि उनको जिस तरह के आदेश शायद मिले हैं वैसा ही वो काम कर रहे हैं। मैं बस एक बात कहूंगा, उसको भी आप जरा गौर से सुन लें कि अभी ये बजट आया, 28 को दूसरा बजट आएगा। ये ट्रेलर है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जनरल बजट जो है उस पर भी लोग कहें कि भाई ये हो जाएगा, आने वाले वक्त के अंदर हम ये ऐसा प्लान कर रहे हैं, वैसा प्लान कर रहे हैं, और पता लगे उसके अंदर भी कुछ ना निकले, वो असल फिल्म भी इस ट्रेलर की तरह से ना निकले। ये आप सोचने वाली बात है, और इस पर मेरा ख्याल है बड़े गौर से देखने की जरूरत होगी। के श्रीवास्तव जी, क्या वाकई इतना निराशाजनक रहा ये रेल बजट? देखिए, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या इनके अंदर है, क्या छिपा हुआ रहस्य है, कौन सा जादू है, क्या निकालेंगे। जो फंडिंग के सोर्सेस की बात की गई है, एमपी एलईडी फंड की बात की गई, टोटल 800 एमपी के भी होते हैं लोकसभा राज्यसभा मिला करके, 5 करोड़ मिलता है हर एमपी को, 4000 करोड़ टोटल हुए। इस 4000 करोड़ में कितना रेलवे के पास आ जाएगा? 8.5 लाख करोड़ की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सपोर्ट कर रही है बजट में, वो नहीं आ रहा है। क्या वहां सपोर्ट आएगा? पीपीपी या एफडीआई से ईयर वाइज क्या टारगेट है, इस साल कितना पैसा उम्मीद हम कर रहे हैं जी, उसके लिए क्या हमने स्टेप्स लिए हैं, कौन सी स्कीम लेके आए हैं जिसे इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो और हमारे यहाँ पैसा लगाए। जब तक उसका कोई खुलासा नहीं होता है तब तक कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, 2 सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। एक तो ये जो मीम अफजल साहब ने उठाया कि कहीं पूरी फिल्म की ये फ्लॉप ट्रेलर तो नहीं है कि फिल्म भी फ्लॉप हो जाए 28 तारीख को, और दूसरा सवाल पैसा आएगा कहां से? ये आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया, 40% अब भी कम है। देखिए, ये जो आशंकाएं हैं इस पर मैं एक उदाहरण दे के कहना चाहूंगा, अगर इसको किसी चीज का प्रचार में समझा जाए। कोई रोग हो जाता है तो 2 प्रकार की दवाएं होती हैं, एक जिसको हम कहते हैं साहब एलोपैथिक मेडिसिन, तुरंत खाया और तुरंत दिख रहा है कि साहब ये बुखार कम होगा। और कभी कभी याद करिए हम लोग बचपन में वो होम्योपैथिक की गोलियां आती थी, लगता था ये क्या है, तो केवल मीठी सी गोली है, या आयुर्वेद की कोई वो दे दी जाती थी जड़ी बूटी, ये क्या है। मगर जब अरे मामला तो स्वाइन फ्लू का है ना सुधांशु त्रिवेदी जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा फौरी चिकित्सा की जरूरत है। ऐसे में होम्योपैथी की मीठी गोलियां चूस कर क्या करेंगे? फौरी चिकित्सा की जरूरत नहीं है, फौरी चिकित्सा करते करते रेलवे को यहाँ पहुंचाया पिछले 30-40 सालों में, इसमें दोनों की जरूरत है। तो मतलब आप मानते हो होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियां दी है रेल बजट में आपने? हम सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे जब से रोग नहीं ठीक होगा। जब से सिस्टम को ठीक करने के लिए व्यवस्थाओं में सुधार का पूरा खाका रेल मंत्री ने प्रस्तुत किया है। अरे तो कम से कम जो नई रेलें चलाने के लिए समीक्षा के लिए आपने बात कही है उसकी समीक्षा तो कर लेते 9 महीनों में, उसके लिए कौन से सिस्टम की जरूरत थी? सिस्टम तो आपके पास है ही पूरा। देखिए, ये सब प्रकार की समीक्षा में फिर एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। जब नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट आया था 51,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, कहा जाता था कहां से आएगा, 5,000 करोड़ रुपए सेल्फ लगा के आया, और उसके बाद वो रोडिंग शुरू हुई, वो प्रोजेक्ट कितने अपने आप सेल्फ जनरेटिंग मैकेनिज्म से चलने लगा। वही मैं प्रश्न आज कह रहा हूं, एक बार व्यवस्था दुरुस्त कर दीजिए, उसके बाद धन की आवक स्वतः होने लगती है। चलिए, यहाँ पर मेरे सारे पैनल में लोग नाउम्मीद हैं इस रेल बजट से, आप एक अकेले उम्मीद से हैं। मैं कोशिश करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी उम्मीद जनता की उम्मीद से खरी उतरे और वक्त जो आपने मांगा है उसमें कुछ बदलाव नजर आए, पटरी पर ही रेल दौड़ती हुई नजर आए, पटरी से उतरे ना, आपकी रेल भी डिरेल ना हो और ना रेलवे की रेल डिरेल हो। इसी उम्मीद के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बीच बहस में अभी के लिए इतना ही। पहले ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, चर्चा हमारी जारी है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
सुधांशु त्रिवेदी जी, गणित मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपके बजट में कहा गया है कि 1,11 करोड़ रुपए की इस वित्तीय वर्ष में यानी 15-16 में जरूरत होगी, जो ऑलरेडी जो है पिछले वर्ष से 52% ज्यादा है। 41.6% मान लिया केंद्र सरकार इसमें मदद कर देगी, आप अपने संसाधनों से 17.8% जुटा लेंगे। सर बाकी कहां से आएगा ये तो बताइए। देखिए, मैंने आपको अभी इस डिस्कशन में शुरुआत में ही बताया था कि बजट एलोकेशन से लेके एफिशिएंसी बढ़ाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पीपीपी मॉडल, इन चारों तरीकों से उचित मात्रा में वांछित धन की उपलब्धता हम। तो आपने तो बजट में कुछ संकेत दिया नहीं, ना एफडीआई का संकेत मिला, ना पीपीपी का संकेत मिला इसमें। देखिए, मैंने कहा ना, जो प्रोजेक्ट आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग सरकार उसकी, देखिए सरकार ने सबसे पहले क्या बात की है, जब तक सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा किसी भी निवेशक का धन आएगा नहीं और सरकार का भी धन वेस्ट होता चला जाएगा। जैसा पूर्ववर्ती समय में बहुत कि सरकार ने अपने अकाउंट से दिया और उसका यूटिलिटी फैक्टर बहुत खराब रहा। एनके सिंह साहब, मेरी मैथमेटिक्स शुरू से थोड़ी वीक रही है, आपकी बेहतर रही होगी, बताएं गणित समझ में आया सुधांशु जी जो समझा रहे हैं? नहीं, वैसे गणित सुधांशु जी की भी अच्छी रही है, लेकिन अब ये पार्टी के कंपल्शन से इसलिए वो गणित वो नहीं अपनी बता पा रहे हैं। अदरवाइज गणित इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आप जेबी से लाएंगे, पीपीपी मॉडल से लाएंगे, आप नगर निकाय जो है उनके साथ टाई अप करेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं, ये सुनने में लगती हैं, लेकिन ये फ्यूचर टेंस में है। बजट जो होता है वो 1 साल का होता है, हाईली सेंटिफाइड इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस है। ऐसे में हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाई इस साल क्या क्या हो रहा है बजट में। आपने हर चीज फ्यूचर टेंस में बताई है, तो फ्यूचर टेंस से एनालिसिस नहीं हो सकती। आप ये भी समझेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि ये मॉपअप करना है, ये कैसे होगा, और ये कह के आप ये नहीं कह सकते कि साहब सिस्टम खराब था इसको सुधार रहे हैं। 2.5 करोड़ रोल इसी कांग्रेस के 65 साल के राज्य में अगर चल रहे हैं 2.5 करोड़ रेल में, और रेल चल रही है, ऐसा नहीं कि रेल चल नहीं रही है। आपको सिर्फ ये करना है कि थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा सुरक्षा कर देनी है। इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी मीम अफजल साहब, लेकिन ये 40% और कहां से आएगा समझा नहीं पा रहे हैं, कहीं आपसे ना मांग बैठे। देखिए, कुछ नहीं समझा पाएंगे, विजन नाम की कोई चीज नहीं है। सुरेश प्रभु साहब, मुझे याद है जब पावर मिनिस्टर थे बहुत उन्होंने काम किया था, मैं इसको रियलाइज करता हूं, और किसी भी सियासी इख्तिलाफ के बिना बगैर मैं ये बात कहूंगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, सबसे बात की, बहुत कुछ किया, बहुत अच्छे समझदार आदमी हैं। लेकिन किसके साथ काम कर रहा है ये मुझे लगता है कि उनको जिस तरह के आदेश शायद मिले हैं वैसा ही वो काम कर रहा है। मैं बस एक बात कहूंगा, उसको भी आप जरा गौर से सुन लें कि अभी ये बजट आया, 28 को दूसरा बजट आएगा। ये ट्रेलर है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जनरल बजट जो है उस पर भी लोग कहें कि भाई ये हो जाएगा, आने वाले वक्त के अंदर हम ये ऐसा प्लान कर रहे हैं, वैसा प्लान कर रहे हैं, और पता लगे उसके अंदर भी कुछ ना निकले, वो असल फिल्म भी इस ट्रेलर की तरह से ना निकले। ये आप सोचने वाली बात है और इस पर मेरा ख्याल है बड़े गौर से देखने की जरूरत होगी। के श्रीवास्तव जी, क्या वाकई इतना निराशाजनक रहा ये रेल बजट? देखिए, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या इनके अंदर है, क्या छिपा हुआ रहस्य है, कौन सा जादू है, क्या निकालेंगे। जो फंडिंग के सोर्सेस की बात की गई है, एमपी एलईडी फंड की बात की गई, टोटल 800 एमपी के भी होते हैं लोकसभा राज्यसभा मिला करके, 5 करोड़ मिलता है हर एमपी को, 4000 करोड़ टोटल हुए। इस 4000 करोड़ में कितना रेलवे के पास आ जाएगा? 8.5 लाख करोड़ की बात हो रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सपोर्ट कर रही है बजट में वो नहीं आ रहा है, क्या वहां सपोर्ट आएगा? पीपीपी या एफडीआई से ईयर वाइज क्या टारगेट है, इस साल कितना पैसा उम्मीद हम कर रहे हैं जी, और उसके लिए क्या हमने स्टेप्स लिए हैं, कौन सी स्कीम लेके आए हैं जिसे इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो और हमारे यहाँ पैसा लगाए। जब तक उसका कोई खुलासा नहीं होता है तब तक कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, 2 सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। एक तो ये जो मीम अफजल साहब ने उठाया कि कहीं पूरी फिल्म की फ्लॉप ट्रेलर तो नहीं है कि फिल्म भी फ्लॉप हो जाए 28 तारीख को, और दूसरा सवाल पैसा आएगा कहां से? ये आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया, 40% अब भी कम है। देखिए, ये जो आशंकाएं हैं इस पर मैं एक उदाहरण दे के कहना चाहूंगा, अगर इसको किसी चीज का प्रचार में समझा जाए। कोई रोग हो जाता है तो 2 प्रकार की दवाएं होती हैं, एक जिसको हम कहते हैं साहब एलोपैथिक मेडिसिन, तुरंत खाओ तुरंत दिख रहा है कि साहब ये बुखार कम होगा, और कभी कभी याद करिए हम लोग बचपन में
होम्योपैथिक की गोलियां आती थी, मतलब ये क्या है? तो केवल मीठी सी गोली है, या आयुर्वेद की कोई वो दे दी जाती थी जड़ी बूटी, ये क्या है? मगर जब अरे मामला तो स्वाइन फ्लू का है ना सुधांशु त्रिवेदी जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा फौरी चिकित्सा की जरूरत है। ऐसे में होम्योपैथी की मीठी गोलियां चूस कर क्या करेंगे? फौरी चिकित्सा की जरूरत नहीं है। फौरी चिकित्सा करते करते रेलवे को यहाँ पहुंचाया पिछले 30-40 सालों में, इसलिए दोनों की जरूरत है। तो मतलब आप मानते हो होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियां दी हैं रेल बजट में आपने? हम सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, जब से रोग नहीं ठीक होगा, जब से सिस्टम को ठीक करने के लिए व्यवस्थाओं में सुधार का पूरा खाका रेल मंत्री ने प्रस्तुत किया है। अरे तो कम से कम जो नई रेलें चलाने के लिए समीक्षा के लिए आपने बात कही है, उसकी समीक्षा तो कर लेते 9 महीनों में। उसके लिए कौन से सिस्टम की जरूरत थी? सिस्टम तो आपके पास है ही पूरा। देखिए, ये सब प्रकार की समीक्षा में फिर एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। जब नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट आया था, 51,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, कहा जाता था कहां से आएगा? 5,000 करोड़ रुपए सेल्फ लगा के आया, और उसके बाद वो रोडिंग शुरू हुई, वो प्रोजेक्ट कितने अपने आप सेल्फ जनरेटिंग मैकेनिज्म से चलने लगा। वही मैं प्रश्न आज कह रहा हूँ, एक बार व्यवस्था दुरुस्त कर दीजिए, उसके बाद धन की आवक स्वतः होने लगती है। चलिए, यहाँ पर मेरे सारे पैनल में लोग नाउम्मीद हैं इस रेल बजट से, आप एक अकेले उम्मीद से हैं। मैं कोशिश करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी उम्मीद जनता की उम्मीद से खरी उतरे और वक्त जो आपने मांगा है उसमें कुछ बदलाव नजर आए, पटरी पर ही रेल दौड़ती हुई नजर आए, पटरी से उतरे ना, आपकी रेल भी डिरेल ना हो और ना रेलवे की रेल डिरेल हो। इसी उम्मीद के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बीच